ईआईटी के यूनिट 4 की क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया थी वो एक पावर हाउस थी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया एंशिएंट इंडिया ने मॉडर्न इंडिया के लिए, मैथ के अंदर, साइंस के अंदर और सर्जरी यानी कि बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर ही बेसिकली जीरो की डिस्कवरी हुई और जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी के मेथड थे उनकी भी डिस्कवरी हुई, और ऐसी अर्बन प्लानिंग जो कि मच अहेड ऑफ द टाइम, यानी कि बहुत आगे भी अगर उस अर्बन प्लानिंग को हम लोग यूज करें आज मॉडर्न इंडिया के अंदर भी तो भी वो सक्सेसफुल थी। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया जो थी, एंशिएंट इंडिया, उसने एक फाउंडेशन दिया मैथमेटिक्स के लिए, जिसने मॉडर्न मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल फील्ड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दो उस समय में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बोल सकते हैं या फिर पॉपुलर स्कॉलर थे, और बेसिकली एंशिएंट इंडिया के ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट और प्रोमिनेंट स्कॉलर आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड को दी थी। और इंडिया ने बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम, जिसको कि हम लोग बेस 10 बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट हुई। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर जीरो की डिस्कवरी ना हो तो 1 से 10 पहुंचना, 10 से 100 पहुंचना शायद प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड के लिए पॉसिबल नहीं था। मेडिसिन इन इंडिया की बात करें तो बेसिकली जो एंशिएंट इंडिया थी उसके अंदर डिजीजेज को नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजार कर सॉल्व करने की कोशिश होती थी। जो सुश्रुत संहिता थी वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी पर बेस्ड थी, और याद रखें फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी भी सुश्रुत नहीं किया था एंशिएंट इंडिया के अंदर, यानी इंडिया पुराने समय में, जैसे हमने बोला कि इंडिया पावर हाउस थी, तो सुश्रुत ने फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी किया, जिसने आगे चलकर बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड के अंदर। वहीं पर हम लोग चरक संहिता की बात करें तो ये बेसिकली कोर टेक्स्ट थी किस चीज़ के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, डिफरेंट तरीके की मेडिसिन्स हो सकती हैं उनके बारे में। जो इंडियन मेडिसिनल फील्ड थी एंशिएंट, वो बेसिकली ज़्यादा हर्बल ट्रीटमेंट पर डिपेंडेंट थी, बजाय कि कुछ जेनेरिक मेडिसिन्स केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाए उसकी बजाय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले जो इंडिया थी वो मेनली डिपेंडेंट थी झाड़ फूक पर, किसी प्रकार की मैजिक के ऊपर, बाबाओं के पे विश्वास करती थी। बट जो शिफ्ट हुआ वो कैस पे हुआ, बेसिकली मेडिसिन पे शिफ्ट हुआ, हर्बल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हुआ, और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर शिफ्ट हो गए लोग, कि मतलब जो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स, डिजीजेज हैं, उनको साइंस और बायोलॉजी फिक्स कर सकती हैं। उसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो आयुर्वेद थी उसके अंदर चरक यानी कि मेडिसिन, सुश्रुत, सर्जरी। जैसे हमने शुरुआत में बात किया हड़प्पन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक हाईली एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग टेक्निक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इसके अंदर क्या था, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बेसिकली जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वो उस समय पे दी बेस्ट माना जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्ट्रिक्ट थे वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी कि एक एक्स एक्सिस के अंदर और एक वाई एक्सिस के अंदर, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था। साथ के साथ जो ब्रिक्स थी वो भी बेसिकली बेक्ड थी। साथ के साथ एक प्रिसाइज मेजरिंग वेट के थ्रू जो सारे सिटीज़ बनाए जाते थे, जिसकी वजह से उसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया कि किस तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन को मॉडर्नाइज होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो जैसे अर्बन टेक्नोलॉजी के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया, उसी तरीके से एंशिएंट इंजीनियरिंग टेक्निक्स ने इफ़िशिएंटली वाटर को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके बना रखे थे। जैसे वेल्स, कैनाल्स और डैम्स के थ्रू डिफरेंट रीजन्स के अंदर वाटर कनेक्टिविटी को अचीव किया था उस सिविलाइजेशन ने एंशिएंट इंडिया के अंदर उस टाइम पर। दूसरे नंबर पर जो रेन वाटर होती थी उसको भी स्टोर किया जाता था, ताकि उसको बेसिकली मानसून सीजन जब ख़त्म हो तो यूज किया जा सके ड्रिंक करने के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, उन सारी चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन की प्रोसेस हो, उनको सस्टेन किया जा सके इवन आफ्टर जब वाटर की स्कार्सिटी हो पूरे सिविलाइजेशन को, तब भी यूजिंग जो बेसिकली स्टेपवेल और टैंक्स या फिर जो स्टोर्ड वाटर हैं उनके थ्रू, जो कि रेन वाटर के द्वारा स्टोर किए गए हैं। एंशिएंट इंडिया ने मैथमेटिक्स के अंदर या फिर जो बेसिकली डिफरेंट तरीके की सिटी प्लानिंग के अंदर उस समय में डोमिनेट किया, उसी तरीके से मेटलर्जी के अंदर, यानी कि बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शन में और उनको मैनिपुलेट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी एंशिएंट इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मास्टरी अचीव कर रखी थी। जैसे इंडिया ने बेसिकली मास्टर किया था स्टील प्रोडक्शन को, जबकि वर्ल्ड इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा था, तब एंशिएंट इंडिया ने इन सारी चीज़ों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। जिसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आपने क्लास 8th और 9th में भी पढ़ा होगा या फिर आप देखे भी होंगे, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि ऐसा पिलर है जिसके अंदर बेसिकली रस्ट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी तक रस्ट बेसिकली नहीं लगती है क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है उस टाइम पर जब वर्ल्ड इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहा होता था तब। यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं और रियल इमेज भी देख सकते हैं आयरन पिलर ऑफ दिल्ली का। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। बेसिकली एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो प्लैनेट
और डिफरेंट तरीके के प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं उनके बारे में एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो अर्थ होती है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। साथ के साथ जो बेसिकली सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो होती थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनके बारे में भी इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे जो कंप्यूटेशन करते थे उन्होंने कैलकुलेशन किया और एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया उस टाइम पर। वाराहमिहिर जो थे उस टाइम पर वो एक की स्कॉलर थे एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि जो अर्थ होती है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व जो करती है वो सन के अराउंड करती है। इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन जो थे वो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस और स्कॉलर्स लाइक वाराहमिहिर ने उस टाइम पर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक्सप्लेन कर पाने में खुद को कैपेबल बताया था। प्री कॉलोनियल डोमिनेंस एंड ट्रेड, इंडिया जो था उसका हिस्टोरिकल पीरियड में जो पोजीशन था वो ग्लोबली डोमिनेंट इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में था। जैसे इंडिया जो था वो मैसिव एक्सपोर्टर दो चीज़ों का था, जैसे हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस जो थे उनका। ये बेसिकली जो हम बोलें तो वेस्ट में जो इंडिया था जिसको हम लोग गोल्डन बर्ड बोलते थे, वो वेस्ट में सी रूट से कनेक्टेड था और ईस्ट में लैंड रूट से कनेक्टेड था, और दोनों ही कंट्रीज या फिर बेसिकली दोनों ही रीजन्स को टेक्सटाइल और स्पाइसेस का एक डोमिनेंट सुपर पावर के रूप में एक्सपोर्ट करता था। इंडिया ने जो था, एंशियंट इंडिया ने वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी काफ़ी दिनों तक बना के रखा, जब तक कि ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन इंडिया के ऊपर ना हुई, और उसके बाद इंडिया का जो ये सब जो सुपर पावर का जो लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो मोस्टली चीज़ें अपने ब्रिटेन या फिर बेसिकली अपने रीजन्स के अंदर या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर उसको कंज्यूम करते थे। थैंक यू अलॉट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप वहाँ से जा करके एक्सेस कर सकते हैं।